हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। हमारा चैनल हमेशा एक चीज के बारे में हमेशा बात करता है, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू अगर हमें क्लियर करना है तो हमारा जो पर्सनालिटी है और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, राइट? तो आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में, और मैं वेलकम करना चाहूंगी सीए रूपी जैन को, जो एक ग्राफोलॉजिस्ट भी है। आज हम लोग ग्राफोलॉजी के बारे में भी जानेंगे कि आखिर हैंडराइटिंग एनालिसिस होता क्या है। काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। सबसे पहले रूपी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे ये सेशन। Hello everyone, very good evening and thank you all for joining. सैटरडे इवनिंग है, पार्टी करने का टाइम है और आप लोग यहाँ पे आए हो सेशन सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, स्किल शॉट को सुनने के लिए. So about myself, very interesting thing. I am a chartered accountant converted into a graphologist. तो आज ही मेरी कोई मीटिंग में किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. सो मैं सीए प्रैक्टिस कर रही थी. प्रैक्टिस करते करते मैंने ये कोर्स सीखा था, क्योंकि जो आज का टॉपिक है ना, पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी में एक 360 डिग्री शिफ्ट हो गया था. मतलब मैं ऐसी थी और ऐसी हो गई, ऐसा सॉरी 180 डिग्री शिफ्ट हो गया था. तो इसलिए मैंने चूज किया कि अगर मेरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है तो सीए तो बहुत सारे हैं. बहुत लोग जीएसटी रिटर्न लगा देंगे, बहुत लोग इनकम टैक्स रिटर्न लगा देंगे, बहुत लोग आईटीआईटी अपील्स में काम कर लेंगे. ये काम करने के लिए किसी को जिम्मा लेना चाहिए, इसलिए मैंने अपने आप को चेंज करके ग्राफो प्रैक्टिसिंग सीए से प्रैक्टिसिंग ग्राफोलॉजिस्ट में कन्वर्ट हो गई मैं. उसके अलावा हमारी कंपनी का नाम निर्वाणा लाइफ इंस्टीट्यूट है, जो 14 इयर्स ओल्ड कंपनी है. मैं यहाँ पे 4 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ, एज अ पार्टनर, एज अ ट्रेनर, एज अ काउंसलिंग कोच, एज अ एनालिस्ट. मैं यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ. दैट्स ग्रेट रूपी जी, और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि आप हमारे साथ है पर्सनालिटी के ऊपर बात करने के लिए। पर्सनालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लोग सोचते नहीं है बिफोर गिविंग इंटरव्यू, लेकिन काफी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज पर्सनालिटी? आपको क्या लगता है पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी हमारी ना एक यूनिक सेट ऑफ ट्रेट और बिहेवियर होती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है और इंट्रोवर्ट के साथ साथ में वो डिटेल ओरिएंटेड हो सकता है, उसमें पेशेंस हो सकता है. ऑन द कॉन्ट्ररी कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट के साथ में उसको बड़ा सोचना, बड़ा चीजों में ध्यान देना, वो हो सकता है छोटी छोटी चीजों को मिस करता हो. तो सबके अपने अपने ना यूनिक सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स होते हैं. किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी की लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है. ऑन द कंट्रारी कोई बहुत एनालिटिकल हो सकता है, कोई किसी में पेशेंस लेवल बहुत अच्छी हो सकती है. ये सब कुछ मिला करके एक बिहेवियर पैटर्न, एक ट्रेड पैटर्न, एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं कि वो पर्सन को डिफाइन करता है. Right, and it is what we are thinking about ourselves, what we are feeling about ourselves, what we are acting around ourselves and around others, and how others are feeling about us, how others are thinking about us. This is personality according to me. तो वेरी ट्रू रूपी जी। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, सिंस आप ग्राफोलॉजिस्ट हो, काफी लोगों को ग्राफोलॉजी के बारे में पता ही नहीं होता है, और जिनको पता होता है ना, उनको लगता है कि ये मतलब ट्रू नहीं है कि कैसे आप किसी की पर्सनालिटी उसके हैंडराइटिंग से पता कर सकते हो। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये साइंस है या क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स है उनको पता चले। तो ग्राफोलॉजी, ये जो आप क्वेश्चन पूछे उसको मैं दो तीन पार्ट में डिवाइड करूंगी. तो एक पार्ट मैं आप सबको बोलूंगी, आप मुझे केवल दो जन का कैमरा दिख रहा है, मैं सारे जन को बोलूंगी कि आप लोग एक पेन और पेपर लाओ, और पेन और पेपर ला करके उसमें एटलीस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस लिख लो. जब आप 2 to 3 सेंटेंसेस लिख लोगे ना, तो मैं जब लेटर पार्ट ऑफ द सेशन में मैं जब बताऊंगी ना, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे अपने आप से और जान पाओगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो कितना साइंटिफिक है या नहीं है. तो हम्म। आई विल गिव यू 2 minutes. क्विकली ग्रैब अ पेपर एंड पेन एंड 2 to 3 सेंटेंसेस, कुछ भी अपने मन से बिना कॉपी किए, बिना मेमोराइज कंटेंट के आप लिख के रख लो एक बार. एंड इफ पॉसिबल जितने लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा चेहरे दिखेंगे उतने ज्यादा मुझे भी मजा आएगा सेशन देने में, आप लोगों को भी सुनने में मजा आएगा.
और नहीं तो ब्लैंक स्क्रीन में क्या होती है ना, जो स्पीकर होते हैं ना उसकी भी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। ओके, सो तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ। सो रूपा जी ने पूछा व्हाट इज ग्राफोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। सेकंड इज ग्राफोलॉजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हैंडराइटिंग एनालिसिस। हम जो अपने ब्रेन में, अपने माइंड में सोचते हैं, हमारा जो ट्रेड्स होता है, हमारा जो थॉट्स होता है, वो सब कुछ एक न्यूरल पाथवे से होते हुए हमारे हाथ से ट्रैवल करते हुए पेन से पेपर पे आता है। टू अ लेमैन हैंडराइटिंग इज समथिंग, कुछ लिखा हुआ है, अभी आप लोग सबने लिखा है तो आप लोगों के लिए वो हैंडराइटिंग है। बट टू अ ग्राफोलॉजिस्ट हैंडराइटिंग इज एक्चुअली माइंड राइटिंग। हमारे सामने उस जिस जो राइटर है उसका पूरा पर्सनालिटी ट्रेट्स सामने आ जाता है, उसके पूरे स्ट्रेंथ्स, उसके वीकनेसेस, उसके थॉट पैटर्न्स, वो सब कुछ सामने आ जाते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ हैंडराइटिंग एंड हैंडराइटिंग एनालिसिस। सो ग्राफोलॉजी इज द आर्ट एंड साइंस। नाउ उन्होंने पूछा कि ये साइंस है क्या। नाउ अभी मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि साइज ऑफ दी हैंडराइटिंग से आपको ये पता चलता है कि पर्सन इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। नाउ यू टेल मी, आप लोग में से मुझे बताओगे कि छोटी हैंडराइटिंग वाले इंट्रोवर्ट होंगे या बड़ी हैंडराइटिंग वाले इंट्रोवर्ट होंगे। छोटी हैंडराइटिंग वाले इंट्रोवर्ट, स्मॉल हैंडराइटिंग इंट्रोवर्ट, और लार्ज हैंडराइटिंग इज इंट्रोवर्ट। नाउ एक बात बताइए, इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो जहां जाते हैं वहां पे जाकर के क्या वो सारा स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं क्या? यस नो? नहीं करते ना। वो लोग छोट इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो एक कोना पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो अपना छोटा सा जगह में रहने की कोशिश करते हैं। जो जो वो ही चीज हमारे हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है। वो पेपर जैसे वो जिंदगी में छोटा सोच रहे हैं वैसे ही वो पेपर में भी छोटा लिख रहे हैं। और एक्सट्रोवर्ट कैसे होते हैं, जहां जाते हैं वहां हाय हेलो, एकदम उनका बॉडी लैंग्वेज भी ओपन होता है। तो this is more of a experiential thing and a scientific thing than कि वो जो बोल रहे हो ना कि ये मिथ है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो हम जो कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी भी चला रहे हैं या घर में हम कोई छोटा से छोटा काम जैसे रोटी बनाना भी अगर हम कर रहे हैं, या हम कोई अपने कबर्ड को जमाने का काम भी कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम कोई भी चीज से पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। सिमिलरली हम हैंडराइटिंग से भी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई एक आदमी है, वो फट 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 सारा कुछ कर रहा है, आप उसको देख के आराम से बोल सकते हो ना इसमें पेशेंस नहीं है, एकदम भी ये हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ी करे जा रहे हैं। या वो गाड़ी चला रहे हो तो कंटिन्यूअसली वो हॉर्न दबाए जा रहे दबाए जा रहे दबाए जा रहे, क्यों? जबकि उसको पता है कि 90 सेकेंड्स का ट्रैफिक का लाइट है और वो 90 सेकेंड्स के बाद ही ओवर होगा, लेकिन फिर भी वो शुरू से ही हॉर्न दबाए जा रहे हैं। या आप लोगों के साथ कभी होता है लिफ्ट के पास खड़े हो और लिफ्ट के पास बार बार बटन दबाए जा रहे हो, जबकि एक बार बटन दबाने से भी वो लिफ्ट आ जाएगी, राइट? तो ये सारी एक्ट क्या बता रही है? ये सारी एक्ट बता रही है कि बंदे में पेशेंस नहीं है या बंदे में पेशेंस की कमी है, राइट? यू मीन दैट इंट्रोवर्ट मीन्स नैरो माइंडेड एंड एक्सट्रोवर्ट मीन्स ओपन माइंडेड? ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ हैंडराइटिंग के थ्रू बताया कि कौन इंट्रोवर्ट होता है और कौन एक्सट्रोवर्ट होता है। मैम जो स्मॉल और लार्ज दोनों साइज के लिए यूज किया समझे। सॉरी अमन, आई एम नॉट गेटिंग, आप क्या लिख रहे हो? आई थिंक ही इज राइटिंग जो छोटा हैंड राइटिंग भी लिखता है और बड़ा भी लिखता है, स्मॉल एंड लार्ज दोनों यूज करता है, तो उसका आप क्या पर्सनालिटी का बताओगे फिर? जनरली ऐसा होता नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और अगर ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत छोटा और बहुत बड़ा लिख रहा है, इसका मतलब वो खुद अपने माइंड में कंफ्यूज है कि मैं कब इंट्रोवर्ट रहूं और मैं कब एक्सट्रोवर्ट रहूं। उसके माइंड में एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है, अरे मुझे ये जगह पे तो इंट्रोवर्ट बनने का है, अरे मुझे ये जगह पे तो एक्सट्रोवर्ट बनने का है। और ऐसा होता नहीं है। स्मॉल और मीडियम हो सकता है, मीडियम और लार्ज हो सकता है, ये इतना वेरिएशन हो सकता है, बट इतना कॉन्ट्रास्ट वेरिएशन होना अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। ओके, सो रूपा जी का क्वेश्चन था व्हाट इज ग्राफोलॉजी। मैंने एक्सप्लेन किया ये क्या साइंटिफिक है, क्या ये रिसर्च बेस्ड प्लस जैसा मैंने बोला कि ये हर एरिया ऑफ लाइफ से आपके बारे में पता चल सकता है, वैसे ही इस एरिया ऑफ लाइफ से भी हैंडराइटिंग के थ्रू भी पता किया जा सकता है। थर्ड, मिथ्स के बारे में बात कर रही थी रूपा जी। सो एक तो क्या होता है ना, जैसे किसी के पास, जैसे मैं भी पहले ना जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे कोई बोलता था ना, तो मैं क्या बोलती थी, 8-10 तो प्रॉब्लम होता है, घुमा फिरा करके सबको 7-8 प्रॉब्लम बता देते हैं और वो फिट हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है। मेरा भी ऐसा मिथ था, बट नो, दिस इज अ प्योर साइंटिफिक साइंस।
साइकोलॉजी का पार्ट है। और ये नया कुछ भी नहीं है, ये बहुत बहुत पुराना है, साइकोलॉजी का ही एक स्कूल का पार्ट है। इसको एडोल्फ हिटलर ने अपने टाइम पे बैन कर दिया था, इसीलिए ये इतना पॉपुलर नहीं है, इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी की जरूरत है। और हम जैसे ग्राफोलॉजिस्ट इसको इस तरीके के सेशंस लेके इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वापस से। एंड इट इज यूज वर्ल्ड वाइड, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में यूज हो रहा है, इट इज यूज वर्ल्ड वाइड इन मेनी एरियाज, लाइक रिक्रूटमेंट के टाइम पे, इंटरव्यूज के टाइम पे। क्योंकि आपका सीवी बोल रहा है कि आपने कम्युनिकेशन का कोई कोर्स कर रखा है जिस कोर्स में आप फर्स्ट आए हो, या आपने किसी मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है जिसमें आपने बहुत एक्सेल गोल्ड मेडल और वगैरह वगैरह लिया है, लेकिन आपका हैंडराइटिंग बोल रहा है कि आपको बोलना नहीं आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप हैंडराइटिंग पे ज्यादा विश्वास करोगे ना कि सीवी पे। क्योंकि सर्टिफिकेट तो मैं कोई भी चीज का ले सकती हूँ ना, मैं कुछ भी करके मेरे पास वो सर्टिफिकेट तो आ ही सकता है, पढ़ के हम सर्टिफिकेट तो ले ही सकते हैं ना। तो सीवी आपका हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन सही ना दिखाए, लेकिन हैंडराइटिंग हमेशा आपकी सही इन्फॉर्मेशन बताएगी। उसके अलावा एक मुझे बहुत कॉमन मिलता है कि हैंडराइटिंग आजकल लिखता कौन है, डिजिटल टाइम आ गया है। आई एम टेलिंग यू, हम लोग कुछ रिसर्च कर रहे थे, ये जो नोटबुक्स होते हैं ना, ये अभी भी बहुत सारे बनते हैं, पेन अभी भी बहुत सारे बनते हैं, इन स्पाइट ऑफ हम इतने डिजिटल हो गए हैं। सो अगर ये बन रहे हैं, ये बिक रहे हैं, इसका मतलब अभी भी लोग लिख रहे हैं। और अभी तक भी स्कूलों में स्कूल बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें यूज हो रही है। सो ये एक है डिजिटल मीडिया वर्सेस इसका। एक और कॉमन मिथ्स आते हैं, अच्छा हैंडराइटिंग क्या, हैंडराइटिंग तो बच्चे लोगों को काम की है, हमारे क्या काम आएगी। बट हमारी भी हैंडराइटिंग है, हमारी भी पर्सनालिटी ट्रेट है, बच्चे लोगों के लिए डेवलपमेंट में काम आता है और हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। तो काम दोनों को आता है, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ बच्चों को काम आता है। एनी अदर मिथ, इफ यू वांट मी टू बर्स्ट इट आई कैन हेल्प यू, और अदरवाइज दीज मोर आर द जनरल मिथ्स। मेरा क्या होता था ना, मैं बचपन में मतलब जब क्लास 7-8 में थी, मैं इजीली किसी का भी हैंडराइटिंग कॉपी कर देती थी। तो आपने बोला कि हैंडराइटिंग आपकी जो है आपकी पर्सनालिटी बताती है, लेकिन मैं इजीली कॉपी करके वो रिपीट भी कर देती थी। तो ये फिर पर्सनालिटी ट्रांसफर हो रहा है क्या? हाँ एग्जैक्टली क्या होता है ना, हम किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस हुए हुए होते हैं। जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ब्लेजर पहन रखा है, तो अगर मुझे भी ब्लेजर पहनना पसंद है और मेरे को अभी ध्यान नहीं आया था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अरे रूपा ने पहना है, मुझे भी पहनना है, तो मैंने क्या किया, मैं आपसे इन्फ्लुएंस होकर के मैंने वो ब्लेजर डाल दिया। तो जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड देर आर पीपल जो आई एम नॉट सेइंग कि आप होंगे वैसे, लेकिन देर आर पीपल जो है ना चीजों को देख करके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पर्टिकुलर चीज को देखा और उसको आप अपने बिजनेस में क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हो, और सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और सीख करके उसको किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मे बी वो आपका ट्रेट एक अच्छा ट्रेट हो सकता है, जिसकी वजह से आप उसको कॉपी करके आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे ओके। और एक जन का क्वेश्चन है, तो मैम डॉक्टर की हैंडराइटिंग को क्या पर्सनालिटी होती है? सब सोचते हैं कि डॉक्टर हैंडराइटिंग तो समझ में ही नहीं आती है। तो हो। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन इन ऑल माई सेशंस, ऑल आवर सेशंस। सो कैसा होता है ना, हमारा जब हम हैंडराइटिंग सैंपल लेते हैं ना, हमारा एक पर्टिकुलर गाइडलाइन होता है जिसमें हम प्लेन A4 पेपर पे ब्लू कलर के बॉल पेन से 1.5 पेज एनीथिंग ऑफ योर चॉइस लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने अगर जब ब्लड टेस्ट कराते तो कैसे वो प्रॉपरली यहाँ से ब्लड निकाला हुआ, ऐसा तो नहीं होता ना कि यहाँ से निकाल के आपने उसको ब्लड दे दिया, आप उसको प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से ब्लड निकाल करके उसको देते हो। वैसे ही हैंडराइटिंग सैंपल लेने का भी गाइडलाइंस होता है, राइट। तो हम जो प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं ना डॉक्टर की, दैट इज नॉट अ प्रॉपर सैंपल फॉर एनी एनालिसिस। सैंपल सैंपल होता है और उसका प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन होता है। नंबर टू इज कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग रीडेबल इलेजिबल नहीं होती है। तो मैंने शुरू में बोला कि यार हैंडराइटिंग इज माइंड राइटिंग। इफ आई एम नॉट अलाउइंग यू टू रीड माई हैंडराइटिंग, व्हाट आई एम नॉट अलाउइंग यू टू रीड? माय माइंड। योर माइंड, राइट। तो क्या हम डॉक्टर के माइंड को रीड कर पाते हैं क्या? क्या हम उनको ट्रस्ट कर पाते हैं क्या? हमको अगर कोई भी एक बड़ी बीमारी होती है, हमको या हमारे फैमिली मेंबर को, हम 2 3 4 डॉक्टर को दिखाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉकेट इज सपोर्टिंग अस और नॉट, हम लेकिन तो भी 2 3 4 डॉक्टर को दिखाते हैं।
सो पहला तो हम उनको जज नहीं करेंगे, दूसरा अगर कर भी रहे तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना होगा, एंड तीसरा एक और बात है, आजकल सिनेरियोज हैव बीन चेंज्ड, आजकल डॉक्टर्स भी क्लियरली लिखना शुरू कर दिए, अगर आप देखोगे अभी के डॉक्टर्स को तो वो काफी क्लियर लिखना शुरू कर दिया। ओके, सो एक और चलिए एक और से स्टार्ट करना चाहेंगे कि एक पर्सनालिटी। क्वेश्चन है यहाँ पे, इज देयर एनी सर्टिफाइड कोर्स टू बिकम ग्राफोलॉजिस्ट? जितेश का क्वेश्चन है, ये मेरे को डायरेक्ट भेजा है इन्होंने। यस जितेश, देयर इज अ सर्टिफाइड कोर्स, हमारी जो इंस्टीट्यूट है निर्वाणा लाइफ इंस्टीट्यूट, हम प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स ऑन ग्राफोलॉजी। यस कृपा। सारा डिटेल्स हम लोग आफ्टर दिस सेशन प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो रूपी जी, हम अपना पर्सनालिटी आपके अकॉर्डिंग हैंडराइटिंग से बदल सकते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि क्या लेटर्स है जिसमें हमको फोकस करना चाहिए अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए? थोड़ा आप उसके बारे में बताइए तो अच्छा रहेगा। और प्लस कोई कोई लोग नर्वस बहुत जल्दी हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम भी और ऐसे भी बात करने में, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे कर सकते हैं, वो हैंडराइटिंग के थ्रू कैसे हो सकता अगेन 2-3 पार्ट आ गया है, मैं एक एक करके लेती हूँ। फर्स्ट पार्ट इज लेट्स आइडेंटिफाई अबाउट कॉन्फिडेंस, फिर उसको रिलेट करके मैं हैंडराइटिंग से आती हूँ। ओके, कॉन्फिडेंस क्या होता है? है? एक जन ने आंसर दिया है फियरलेसनेस। Fearlessness. You are having trust on someone. Fearlessness. Okay. So it's a feeling that you are sure about your own ability, about your own belief. ये डिक्शनरी डेफिनेशन में आता है जनरली कि हम ऐसा है। और जो आप लोग बोल रहे हो ना, ये भी बहुत अच्छा आंसर है, दैट इज फियरलेसनेस, कि कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट इज फियर, तो फियर नहीं होना इज फियरलेसनेस। नाउ फियर कहाँ से आता है? यस फियर एवरीवन, कहाँ से आता है? लैक लैक ऑफ ऑफ नॉलेज। नॉलेज। वेरी गुड। और नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। ओके, ओके। एटीट्यूड अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज, जो जानता है और जो नहीं जाने भी कॉन्फिडेंटली आंसर देता है। पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ वर्क। ओके, सो फेयर जो होते हैं ना, वो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा था शायद 532 काइंड्स ऑफ फेयर होते हैं, अलग अलग तरह के। ओह ठीक माय है, गॉड। जैसे छिपकली का डर भी एक डर होता है, मेरे को छिपकली कॉकरोच से डर लगता है, वो भी एक डर होता है, वो उसमें काउंट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ना आपके कॉन्टेक्स्ट में हम 3-4 फेयर के बारे में बात करेंगे, और उसको हम कैसे हैंडराइटिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला फेयर होता है ना, फेयर ऑफ रिजेक्शन। अगर मैं इंटरव्यू देने गया और मैं रिजेक्ट हो गया तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फियर ऑफ फियर ऑफ छोटा आदमी बड़ा आदमी, मतलब हमसे कोई भी फिनेंशियली नॉलेजेबल या हमसे कोई भी उच्च दर्जे का आदमी नहीं होता है कि थोड़ा सा भी उसने कुछ कर लिया है तो हमको लगता है अरे इसके सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, तो हम पहले से ही अपने आप को वो करने लगते हैं। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ जजमेंटल, कि जजमेंटल क्या होता है कि मैं अभी ये कपड़े पहन रखी हूँ, अरे मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, वो मुझे जज करेगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे साथ कैसे होगा। तो ये हो गया फियर ऑफ जजमेंटल। तो हम इन्हीं 3 के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं, और ये 3 को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो पहला मैंने क्या बोला, फियर ऑफ रिजेक्शन, छोटा आदमी बड़ा आदमी वाला, और फियर ऑफ जजमेंटल या परसेप्शन ऑफ परसेप्शन, की हमने किसी और के बारे में क्या परसेप्शन बना रखा है, ये सारी चीजें। अब ये फियर आता कहां से? ये फियर आती है हमारे खुद के सेल्फ टॉक से। हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से, सेल्फ टॉक। और वो सेल्फ टॉक की क्वालिटी कैसी होती है? अच्छी, बुरी, मिक्स, बीच की, ज्यादा अच्छी ज्यादा बुरी, नेगेटिव नेगेटिव, मिक्स मिक्स मिक्स। चलिए, तो नेगेटिव में क्या होता है? अभी क्या होता है बचपन में ना, ये सारी चीजें हम आज जो कुछ भी हैं एट वॉट एवर एज, मतलब 30 के एज में, 40 के एज में, 50 के एज में, 20 के एज में, हम जो कुछ भी हैं, हमारी पूरी शेपिंग 0 to 14 years में हुई हुई है। जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग की नींव जो होती है, नींव डिफाइन करती है कि वो बिल्डिंग कैसा होगा, वैसे ही 0 to 14 years हमारी नींव होती है जो डिफाइन करती है कि हमारा आगे का लाइफ कैसा होगा। ना क्या हुआ, बचपन में
पेरेंट्स ने या स्कूल में टीचर्स ने, इन लोगों ने, हम कुछ नया काम करने जा रहे हैं और उन्होंने बोल दिया तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो। फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल का बच्चा है, वो शू अपना टाई करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मम्मी आती है और उसकी मम्मी आकर के बोलती है कि ला बेटा मैं कर देती हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, उसके माइंड में, उसके पैटर्न में एक फाइल जमा हो गया कि मैं जब भी कुछ नया करने जाता हूँ मुझसे यही बोला जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो फाइल एम्बेड हो जाती है और जब भी कोई नया काम करते हैं तो वो खुल जाती है। खुल के वापस से वही बात आ जाती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। या बहुत बार होता है ना, सुबह उठते हैं और मम्मी या पापा कोई भी, तुम उसको देखो, इसको देखो, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम खाली दिन सोए पड़े रहो, ये कर रहे हो। और ऐसे कर करके इतना नेगेटिव हम अपने मन में भर लेते हैं और वही नेगेटिव हमारे दिमाग में प्ले होते रहता है, नोइंगली अननोइंगली। आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और यही कंटिन्यूअसली प्ले होते रहते हैं। और इसी से डेवलप होता है हमारा ये सारा फियर, क्योंकि ये भी हमारे अंदर भर दिया जाता है। ये अभी भी भरा हुआ है। और ये अगर आप लोग पूर्ण पिछले जन्मों में विश्वास करते हो कि दिस इज नॉट आवर फर्स्ट बर्थ एंड हम बहुत बार जन्म लेके आ चुके हैं, तो भी ये भरा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम सबके घर में लाइट है, राइट, और लाइट है और दूर कहीं पे सांप बैठा हुआ है, क्या आप डरोगे? नो, नो, नहीं डरोगे, सांप आ जाएगा तो दूर थोड़ा डर डर रहेगा। क्यों डर रहेगा? क्योंकि जब हम पूर्ण जन्म में थे तो पहले क्या होता था, पहले लाइट नहीं होती थी, तब सांप आता तो डर लगना वाजिब बनता है कि वो कब हमारे पास आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो हमारे साथ में रहता है, क्योंकि वो डर इनबिल्ट है हमारे अंदर। वैसे ही जो हमारे साथ लाइफ में इंसिडेंसेस होते रहते हैं ना, उसकी वजह से हमारे अंदर ये सारे डर बैठ जाते हैं। हमको एक बार किसी ने रिजेक्ट कर दिया, हमारे अंदर डर बैठ गया, अगर वापस किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो हम एक बार कोई चीज में फेल हो गए, हम वापस से डर जाते हैं, अरे हम वापस फेल हो गए तो आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू डू दैट। और इस तरीके से ये फियर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। नाउ ये एक किसी ने लिखा था लो सेल्फ एस्टीम के बारे में कि क्या लिखा था कि गेट। हाँ, मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्फिडेंस और उसका क्या मतलब होता है, तो लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम और ये इसका ना काफी आपस में बहुत, कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम का काफी आपस में संबंध है, रिलेशन है। और वो कैसे होता है, जैसे इसका भी मैं 3-4 एग्जाम्पल देती हूँ। बचपन में आपको हर चीज के लिए बोला गया है कि तुम चुप रहो, तुम्हारा ओपिनियन मैटर नहीं करता है, ठीक है। या दूसरा टाइप आता है कि कॉन्स्टेंटली उसको ब्लेम मिला हुआ है कि तुम ये ठीक से नहीं करते, तुम खाना ठीक से नहीं खाते, तुम ठीक से नहीं बैठ रहे हो, तुम ठीक से उठ नहीं रहे हो, तुमको किसी से बात नहीं करना आता, ये होता है उसके साथ में। थर्ड आता है कि उसको बचपन में खूब मार पड़ी है, खूब मार पड़ी है। अब क्या होता है, जब उसको बहुत मार पड़ती है किसी भी इंसान को, तो उसके अंदर से ना भगवान का डर निकल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मारना तो कॉमन है, तो वो उसको भगवान का डर है नहीं। चौथा आता है पीपल प्लीजर बन जाते हैं, जिनको प्यार नहीं मिलता ना, वो प्यार पाने के लिए लोगों को प्लीज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब हम लोगों को प्लीज करेंगे तो हमको अपने आप ऑटोमेटिकली वो प्यार करना शुरू कर देंगे। तो ये भी सारे कैटेगरीज ना लो सेल्फ एस्टीम के कैटेगरीज में आते हैं। अब आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि आप लोग इनमें से किसी कैटेगरी में हो क्या, कि आपको फियर ऑफ रिजेक्शन, आपको छोटा आदमी बड़ा आदमी वाला, छोटा आदमी बड़ा आदमी मतलब, और इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी, मेरे पास मारुति सुजुकी है, मेरे लेफ्ट में कोई साइकिल वाला आदमी आके खड़ा हो जाता है तो मेरे को लगता है तेरे पास तो मारुति सुजुकी है, तेरे पास तो साइकिल है, मेरे पास मारुति सुजुकी है, हम ऐसे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो भी खराब है। और अगर राइट में मेरे मर्सिडीज आके खड़ी हो जाती है तो हम ऐसे हो जाते हैं, अरे यार इसके पास तो मर्सिडीज है, मेरे पास तो मारुति सुजुकी है, राइट। इसको बोलते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हमको अपने दिमाग को ये समझाना है कि साइकिल हो या ये हो, मेरे पास जो है वो मेरी मेहनत का फल है, और मैं और आगे मेहनत करूंगा तो और भी मिलता है, क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मर्सिडीज होगी, फिर बीएमडब्ल्यू होगा, फिर रोल्स रॉयस होगी, फिर जेट होगा, फिर अपना खुद का हेलीपैड होगा, वगैरह वगैरह। ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो इससे तो सक्सेस डिफाइन होती नहीं है ना। सक्सेस डिफाइन होती है हम
आप अपने बारे में सक्सेसफुल फील कर रहे हो या नहीं फील कर रहे हो उससे, Right. राइट? Am I making sense about confidence and fear and all these things? Yeah, Relatable? it's very relatable. तो अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ओनली वन लेटर मैं बताऊंगी, विद द हेल्प ऑफ ओनली वन लेटर। अगर आपका लेटर टी का जो क्रॉस बार है ना, वो क्रॉस बार यहां से लेके यहां तक, अगर मैं यहां नीचे 1 बोलूं और इसको 10 बोलूं, तो आप लोग मुझे ना चैट बॉक्स में लिखो कि आपका कहाँ है। ये हो सकता है ये 5 हो, ठीक है, यहाँ है इसका मतलब ये 8 हो, यहाँ है इसका मतलब 2 है। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखो कि आपका जो ये वाली बीच वाली डंडी है ना, वो 1 to 10 में कहाँ है। 1 नीचे है, 10 ऊपर है। फिर मैं बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। चलिए, ऑन एन एवरेज मेजोरिटी का 5 6 ऐसा कुछ है। हाँ, मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ। तो ये जो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, ये सॉरी, ये जो आपका क्रॉस बार है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताता है, ये आपका सेल्फ एस्टीम लेवल बताता है, ये आपका विल पावर बताता है, ये आपका गोल, आपके गोल्स कैसे हैं वो बताता है, ठीक है। तो ये अगर 5 और 6 में है, इसका मतलब आपका जो गोल, आपके विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब कुछ 5 और 6 में है। नाउ जिसने भी 10 लिखा है, 10 इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि 10 हो गया हवा में। द आइडियल सिचुएशन इस तरीके से, तो आपका जो ये टी का क्रॉस बार होना चाहिए ना, फॉर अ गुड हेल्दी कॉन्फिडेंस, वो आपका 9 में होना चाहिए। यहाँ 9 में होना चाहिए, 10 में भी नहीं होना चाहिए। 10 हो गया ये। 10 इज मोर ऑफ लाइक हवा में बातें करना, मतलब कुछ नहीं है और सीधा मेरे को आज के आज ही एंटीला बनाने का है, अंबानी माफिक। ये हो गया 10। तो हमको वो भी नहीं करना है, हमको 9 में रखना है। 9 में हमको अपना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग दिस लेटर, मैंने अपना कॉन्फिडेंस डेवलप किया है। मैं जब शुरू में अपना एग्जाम्पल दे रही थी ना, मैं अपने बारे में बता रही थी, तो मैंने एक बात नहीं बताई जो मैं यहाँ बताऊंगी। आई वॉज एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड अ फियरफुल पर्सन। मेरे को बोलना नहीं आता था, मुझे बहुत डर लगता था। मैं ये सब इतने आज 40 लोगों के सामने जो ये सेशन ले रही हूँ, मैं एक जन के सामने भी इतना नहीं बोल पा, एक जन के सामने तो फिर भी बोल लेती थी, लेकिन जहां 1 से 2 हो जाते थे ना, मैं नहीं बोल पाती थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेटर टी को इस तरीके से रेगुलरली 30 डेज तक प्रैक्टिस करके मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस मैंने डेवलप किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग एक इस तरीके का पेन पेपर डायरी लीजिएगा, इस तरीके का डायरी लीजिए। डायरी लेकर के एवरी डे एक पेज लेटर टी का क्रॉस बार को उस तरीके से लिखिए जहां आपका 9 में आए, एंड सी द चेंजेस इन कॉन्फिडेंस विथ यू। फिर आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा कि आपके अंदर कितने कितने कॉन्फिडेंस में चेंजेस आए। डू वी हैव पैटर्न ऑफ ऑल 26 अल्फाबेट्स टू चेंज एज पर ग्राफोलॉजी? जितेश, डेफिनेटली वी हैव। लेकिन क्या है ना, जैसा मैंने बताया कि ये हमारा थॉट प्रोसेस को डिफाइन करता है और ये हमारा माइंड राइटिंग है। हम इकट्ठा एक साथ आपको 26 के 26 अल्फाबेट का वो नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज मोर ऑफ लाइक अ मेडिसिन। अगर आपको 4 बीमारी या 6 बीमारी है, तो आपको डॉक्टर सारी की सारी दवाइयां तो नहीं दे देगा ना। वो एक जिस जो बीमारी है उसको दे, उसकी देगा, वो भी 1 2 पहले देगा। वो 2 से वो अपने आप आपकी बाकी 4 बीमारी ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्ट्रेस है और स्ट्रेस के साथ आपको पैर में दर्द हो रहा है, वो आपको स्ट्रेस की दवाई देगा जिससे पैर में दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा आपका, राइट? तो जैसे होता है ना कि पहिए खराब है अगर आपकी गाड़ी के, एक पहिया को आप थोड़ा सा फिक्स करोगे तो बाकी 3 में थोड़ा सा असर आएगा, फिर एक पहिया को फिक्स करोगे बाकी 2 3 में असर आएगा, फिर गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। वैसे ही इसमें भी होता है। तो हम इकट्ठा आपको 26 अल्फाबेट नहीं दे सकते। सो वी स्पोक अबाउट कॉन्फिडेंस, वी स्पोक अबाउट फियर, वी स्पोक अबाउट लेटर टी। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, आप लोग सबने अपने सैंपल्स लिखे हैं। सैंपल्स में आप अपना एक चीज और चेक कीजिए, जो लेफ्ट साइड होता है ना, वो हमारा पास्ट बताता है कि हमारा पास्ट के साथ रिलेशनशिप कैसा है। हम क्या पास्ट के साथ पीस में है, या हम पास्ट की कोई बातों में स्टक हो गए हैं, या हम किसी के लिए ग्रज होल्ड कर रहे हैं, या हम नॉर्मल हैं पास्ट के साथ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है पास्ट से। और जो राइट साइड होता है ना, वो हमारा अप्रोच टुवर्ड्स द फ्यूचर बताता है।
अप्रोच टुवर्ड्स द फ्यूचर मतलब हमारा रिस्क एपेटाइट कैसा है, हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल कैसा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो आइडियली हम जब शुरू करते हैं ना, तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, मतलब हम पास्ट से शुरू करते हैं और हम फ्यूचर की तरफ मूव करते हैं। हम राइट मार्जिन को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम राइट मार्जिन को कंप्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं, दैट ऑल्सो शोज फियर, दैट ऑल्सो शोज एंग्जाइटी। तो वहां से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो अब मैंने दो तरीका बताया है आज, एक तो लेटर टी के थ्रू और एक आपके राइट मार्जिन के थ्रू। आपको हमेशा अपना राइट मार्जिन को कंप्लीट करना चाहिए। हाउ समवन पर्सनालिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंज इन हिज हैंडराइटिंग। हमारा जो बॉडी है ना, वो एक्सटर्नल मूवमेंट की वजह से हमारे अंदर इंटरनल चेंजेस आते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप लोगों को बोलूं कि आप लोग डीप ब्रीदिंग कीजिए 5 मिनट तक, आपको कैसा लगेगा डीप ब्रीदिंग करके? फील गुड। यू विल फील गुड। या जैसे हम दिन भर थके हुए होते हैं और हम शावर लेकर के आते हैं, तो शावर लेने के बाद हमको कैसा लगता है? रिलैक्स, फ्रेश। रिलैक्स, फ्रेश। या अभी जैसे मैं अभी रिलैक्स पोस्चर में बैठी हुई हूँ और अभी मैं ना एकदम ऐसे बैठ जाऊं, तो मेरे को क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऑटोमेटिकली? यस। आएगा ना। तो इस ये सब एग्जाम्पल्स का मतलब है, फोर्सफुल मूवमेंट आउटसाइड द बॉडी विल चेंज समथिंग इनसाइड। तो जब आप फोर्सफुली लेटर टी को इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे एवरी डे फॉर 21 डेज मिनिमम, तो आपका जो न्यूरल पाथवेज है ना, अंदर का पाथवेज, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर एक जो न्यूरल पाथवे है ना, जैसे अंदर जो हमारा बॉडी में है पूरा, एक सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन सबके पैटर्न अलग अलग है। तो जब न्यूरल पाथवेज अंदर में चेंज होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। किसका क्वेश्चन था? रोहित, आई होप यू आर क्लियर और यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट मोर। यस मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन हियर? काइंडली आस्क योर क्वेरीज। यस एवरीवन। राइट मार्जिन कितना होना चाहिए? राइट मार्जिन पूरा लास्ट तक कवर करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो पेपर काटते हुए चले, पूरा लास्ट तक जाना चाहिए आपका। व्हाट अबाउट हेजिटेशन? हेजिटेशन कैसे खत्म करें मैम? एनी टिप्स? हेजिटेशन किस चीज का, पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हेजिटेशन किस चीज का है। जैसे फर्स्ट स्टेप फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है ना, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माई करेंट पर्सनालिटी। हम अभी कहाँ है, वेयर आर वी नाउ। हमको आइडेंटिफाई करना होगा इन ऑल 4 एरियाज ऑफ अवर लाइफ। 4 एरियाज क्या होते हैं? हेल्थ में हम अभी कहाँ हैं, हम करियर में अभी कहाँ हैं, हम अपनी पर्सनालिटी में अभी कहाँ हैं। पर्सनालिटी में मुझे मेरा पेशेंस लेवल कैसा है, मेरा एंगर लेवल कैसा है, मेरा ईगो लेवल कैसा है, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, ये सब कुछ मुझे आइडेंटिफाई करना होगा। तब हम आगे बढ़ पाएंगे, तब हम उसको डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि जब तक मेरे पास आएगा ही नहीं कि मेरे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, हम डेवलप किसको करने जाएंगे, राइट? तो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई वेयर आर वी नाउ। इसके बहुत सारे तरीके, सिंपल तरीके में बता रही हूँ आपको। आप अपने 10 दोस्त का नाम लिखिए। दोस्त या आपके कोई कलीग्स हो सकते हैं, आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं। फोन घुमाइए, फोन उठा करके उनसे पूछिए कि मुझे मेरे 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेसेस बताओ। जब आपको वो लोग बताना शुरू करेंगे ना, आप उसको एक जगह जॉट डाउन कर लीजिए और उसमें से खुद आपको पिक्चर मिल जाएगा कि आपके क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस है। उनको बोलेगा कि ऑनेस्ट रह के बताने के लिए, क्योंकि वीकनेसेस वो जब आपको ऑनेस्टी के साथ बताएंगे तभी आप उसको डेवलप कर पाओगे। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। व्हाट अबाउट हेजिटेशन? तो हेजिटेशन, आप वही मैं बोल रही थी कि पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किस एरिया में हेजिटेशन है। फिर अपने माइंड को सेल्फ टॉक दीजिए कि ये हेजिटेशन मेरा मेकिंग, मैं आई एम इन द मेकिंग, मैं चेंज हो रहा हूं और मुझे हेजिटेशन नहीं हो रही है। मुझे कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को आई लव यू बोलने में हेजिटेशन हो सकता है ना, तो वो आई लव यू बोलने में मुझे कुछ हेजिटेशन है, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली बोलूंगी मैं बोल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आई एम इन द मेकिंग, आई कैन डू इट। और फिर वो कर दीजिए, 1 2 3 गो एंड डू इट। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट ही तो होंगे, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। मैं अपना बात बता रही हूँ, मैं 18 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई हूँ फ्रॉम बिग 4 कंपनीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ईवाई, डिलॉयट, केपीएमजी और ईएनवाई। चारों में मैं, सॉरी, पीडब्ल्यूसी, चारों में मैं रिजेक्ट हुई हूँ 18 राउंड्स। उसके बाद जाके मुझे जॉब मिला। तो रिजेक्शन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा,
और रिजेक्शन, क्योंकि रिजेक्शन इज अ गारंटी। यार हम लोग आज अगर हम आईफोन यूज कर रहे हैं तो मैंने कहीं ना कहीं सैमसंग को रिजेक्ट किया है ना। मैं अगर अभी मैक यूज करी तो कहीं ना कहीं मैंने डेल और लेनोवो को रिजेक्ट किया है ना। मैं अगर अभी कोलगेट यूज कर रही हूँ तो मैंने पेप्सोडेंट को रिजेक्ट किया है ना। तो और ये काम सिर्फ मैं नहीं है, हम लोग सबको ही कर रहे हैं। हम सब कर रहे हैं, हम किसी ना किसी को तो रिजेक्ट कर रहे हैं ना। वैसे ही कोई भी हमें भी रिजेक्ट कर सकता है, सबके पास ऑप्शन है, सबके पास वो राइट है। जब हम उस एंगल से लोगों को और उस एंगल से चीजों को देखेंगे ना, तो हमारा परसेप्शन अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जब परसेप्शन चेंज होगा तो हम उसके लिए वो करेंगे। कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? गुड क्वेश्चन। एक तो मैंने लेटर टी बता दिया, दूसरा मैंने राइट मार्जिन बता दिया। इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप अगर महीना भर मेहनत करोगे, आप डेफिनेटली मुझे कॉल करके बोलोगे कि यस कॉन्फिडेंस आया है। इसके अलावा कुछ 2-3 टिप्स और दे देती हूँ मैं, जिससे आप कॉन्फिडेंस ला सकते हो। डीप सिंपल ब्रीदिंग, डीप सिंपल ब्रीदिंग 5 मिनट्स के लिए अगर आप सुबह शाम कर लोगे ना, देखिएगा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। हम भगवान की दी हुई बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम बहुत ही प्यार से इग्नोर करते जाते हैं, और फिर हम इधर उधर ढूंढते हैं, हम ये कैसे करें, वो कैसे करें। अगर हम उनके चीजों को यूज करना शुरू कर देंगे ना, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। 5 मिनट्स ऑफ डीप माइंडफुल सिंपल ब्रीदिंग, पहला चीज। दूसरा होता है, जैसे आप कभी भी कहीं जा रहे हो ना, आप अपना शोल्डर को इस तरीके से और इस तरीके से जब आप पीछे करके इसको स्क्वायर बना लेते हो ना, आप देखिएगा जैसा फोर्सफुल बॉडी मूवमेंट जो मैं बोल रही थी ना, ये फोर्सफुल बॉडी मूवमेंट आपको अपने आप कॉन्फिडेंट फील होगा। स्पाइन स्ट्रेट रखने से आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। एक हम इस तरीके से बैठे हैं, सामने वाला भी आपको इसी तरीके से ही सोचेगा कि ये ऐसा ही है। और एक हम इस तरीके से बैठे हैं, स्पाइन इरेक्ट करके, हमारा शोल्डर स्क्वायर करके, कॉन्फिडेंस आएगा इससे भी। और प्लस थर्ड चीज, ये मैं कम्युनिकेशन में बोलती लेकिन मैं यहाँ पे भी बोलूंगी, जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे उतना अच्छा है। अपनी सीवी में बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए, आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम अ लीडरशिप रोल, आई एम दिस, आई एम दैट, आई नो दिस, आई नो दैट। सामने वाला बेवकूफ नहीं है। जो हो वो लिखो, जो आता है वो बोलो, जो नहीं आता है उसको एक्सेप्ट करो। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई एक्सेप्ट कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। हिंदी में बात करनी है तो करो, नहीं करनी है मुझे नहीं सेशन लेना है। जो नहीं आती वो एक्सेप्ट कर लो। सब कुछ आना पॉसिबल में नहीं है। अभी आपको प्लेन कैसे चलाता है आपको आता है क्या? प्लेन कैसे चलाना है, इन वो आपको अभी ये लैपटॉप ठीक करने बोलेंगे, मदरबोर्ड ठीक करने बोलेंगे, आपको आता है क्या? एक्सेप्ट कर लो मुझे नहीं आता, अपने आप डर निकल जाएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है? आप इंटरव्यू में गए हो, किसी ने कुछ पूछा, क्वेश्चन पूछेंगे नहीं आता है, और आप उसके बाद बोलोगे कि नहीं आया और मैं रिजेक्ट हो गया। वो नहीं करना है आपको। आपके सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सब अकाउंट्स बैकग्राउंड से हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको अकाउंट्स के अकाउंटिंग एंट्री, गोल्डन रूल, डेबिट क्रेडिट, ये सब बेसिक चीजें तो आनी होगी, राइट? आर्यन, आई होप कॉन्फिडेंस कैसे आए इसके मैंने टिप्स आपको दिए हैं। मैम और कौन सी लेटर है? ग्राफोलॉजी हम अलग से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हेजिटेशन, कम्युनिकेशन में कभी भी हेजिटेशन होना, पहला तो ऑथेंटिक रहना है। दूसरा, डर जब लग रहा है ना, अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए 1 2 3 और जाके बोल दीजिए। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। 1 2 3 गो एंड स्पीक, और दिमाग से निकाल दीजिए वो क्या बोलेगा और क्या सोचेगा। हाउ टू इन्फ्लुएंस आवर सेल्फ थ्रू पर्सनैलिटी, हाउ टू इन्फ्लुएंस आवर सेल्फ, हमको अपने आप को इन्फ्लुएंस करना है। मैं समझी नहीं ये क्वेश्चन। Talking about others, how to influence others. सबसे पहला होता है ना, सबसे पहला होता है, हम जो अपने बारे में सोचते हैं ना, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, रूपा ऐसी है, अंबिका ऐसी है, गरिमा ऐसी है, आत्री ऐसी है। हम सोचते हैं, हम वैसे ही अपने बारे में भी सोचते हैं। हम कैसे, वो हम ऑल्दो किसी से डिस्कस नहीं करते, वो हमारे माइंड में ही रह जाते हैं। तो हम जो अपने बारे में सोचते हैं ना, वही लोग हमारे बारे में सोचते हैं। लाइक इफ यू आर स्पिरिचुअल तो आप ऑरा समझते होंगे, इफ यू आर साइंटिफिक पर्सन तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं वही हम दूसरों को रेडिएट करते हैं, वही हम दूसरों तक भेजते हैं, राइट? तो आप जब तक अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाओगे? मेरे पास इस बॉटल में अगर पानी होगा तो मैं आपको पानी ऑफर कर पाऊंगी, अगर इसमें कॉफी होगी तो कॉफी ऑफर कर पाऊंगी, इसमें जहर होगा तो जहर ऑफर कर पाऊंगी, जो होगा वही ऑफर कर पाऊंगी ना। तो पहले आपको अपने को भरना होगा, तभी आप दूसरे को कुछ ऑफर कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप अगेन इज नो योर सेल्फ,
और अपने पे काम करो, क्योंकि आप जब अपने पे काम करोगे, दूसरों को इंप्रेस करने का मत सोचो। आप जब अपने पे काम करोगे ना, आप जब खुद प्योर और ऑथेंटिक हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आप दूसरों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। मैम, हाउ टू आइडेंटिफाई आवर पर्सनालिटी फ्रॉम हैंडराइटिंग? यू कैन गेट हैंडराइटिंग एनालिसिस डन फ्रॉम आवर्स। आपके साथ काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं? आई शेयर द नंबर। कैन यू प्रोवाइड सर्टेन टिप्स टू एनहांस आवर कम्युनिकेशन? दिस वाज पार्ट ऑफ आवर एजेंडा टुडे, कम्युनिकेशन के ऊपर। सबसे पहला होता है, टिप नंबर 1 इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। हम क्या करते हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम जब कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, हम दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं कि अरे मुझे भी ये पता है, क्योंकि हमें दिखाना होता है कि मेरे को भी आइडिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप होता है, आप खत्म हो जाए उसका बात, तब तक उसको सुनते रहिए और ध्यान से सुनिए। एक्टिव लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट रूल्ड आउट पार्ट, कि लोग सुनते ही नहीं है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों के बारे में सुनोगे या पढ़ोगे या आगे जाके मिलोगे, आप देखोगे वो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, और उनको सारी बातें याद रहती है। कैसे याद? कि उन्होंने एक्टिव लिसनिंग की है, इसलिए उनको याद रहता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिव लिसनिंग। दूसरा होता है, कोई भी कम्युनिकेशन में ना, हर क्वेश्चन का आंसर आंसर नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, कि किसी ने मुझे पूछा, मैं उससे वापस फ्रेम करके कुछ अच्छे से क्वेश्चन पूछूं, ताकि मुझे और इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिले, तब मैं उसको आंसर कर पाऊंगी। दिस इज द सेकेंड टिप। थर्ड इज बी ऑथेंटिक, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था। आप जो हो वो ही दिखाओ। झूठ मूठ का बढ़ा चढ़ा के बोलोगे, अपने ही जाल में फंस जाओगे। तो जो हो वही दिखाओ। जो प्योरिटी के साथ, जितना ऑथेंटिसिटी के साथ रहोगे, लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? एक्टिव लिसनिंग, प्रॉपर क्वेश्चनिंग, थर्ड इज ऑथेंटिक, एंड फोर्थ इज वॉक द टॉक। वही बातें बोलो जो आप फॉलो करते हो। अभी कोई सिगरेट पीने वाला आदमी ज्ञान देने बैठेगा कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे आप मर सकते हो, क्या आप उसकी बात सुनना पसंद करोगे? क्या नहीं पसंद करोगे ना। तो जो आप फील करते हो, जो आप खुद फॉलो करते हो, वो ही आपको बोलना चाहिए। वॉक द टॉक। कभी भी उल्टा पुल्टा इधर उधर का, कि इधर से सुन लिया इधर चेप दिया, इधर से सुन लिया इधर चेप दिया, कोई आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। दीज आर द 4 टिप्स फॉर कम्युनिकेशन। हाउ कैन आई स्पीक कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज होते हैं, कम्युनिकेशन के कोर्सेज होते हैं। आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि हमेशा लर्निंग में रहिए। फ्री कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उनको पढ़िए, देखिए। क्योंकि अभी मैं कोई एक बात बोल दूंगी, डेफिनेटली दैट विल हेल्प, लेकिन ये ज्यादा हेल्प यही करेगा। सेकेंड इज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एवरी डे 15 मिनट्स आईना के सामने खड़े होकर के बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस पब्लिक में ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। अभी क्या हुआ ना, मैं भी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद सेशन ले रही हूँ। आज सुबह, आज ना मुझे भी बटरफ्लाईज हो रहे थे कि मैं कैसे बोलूंगी, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन पुराना प्रैक्टिस 2 साल से किया हुआ है बोल करके शायद वापस वो नहीं हुआ, लेकिन एक बार वो बटरफ्लाई हुआ था। तो क्योंकि मैं 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, मैं 1 महीने से ऑफ हूँ, राइट। तो आपका एक ही तरीका है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, 15 मिनट्स अ डे, मतलब उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 15 मिनट्स अ डे अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू विल एक्सेल। हाउ टू हैंडल रिजेक्शन इन ब्रीफ? दिमाग को ये प्रोग्रामिंग देना है, रिजेक्शन इज अ गारंटी। सामने वाला का और राइट है रिजेक्ट करना, लेकिन हम इसके ये मतलब नहीं है कि हम मांगेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम मांगेंगे नहीं तो हम 100% रिजेक्टेड है। अगर हम मांग लेंगे तो जरा 50% चांसेस की सामने वाला हाँ बोल दे। मेक सेंस? सो मांगना है, प्लस हमको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मांगना है। वो थॉट को होल्ड करके मांगना है कि आज नहीं तो कल मुझे राइट समय आने पे वो चीज मिल जाएगी जो भी मैं चाह रही हूँ। सो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, रिजेक्शन हैंडल करना, फिनेंस करना, कम्युनिकेशन कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग करना है, ये सारी चीजें शुड बी मोर, ये सारी चीजें ना सिखानी चाहिए। आप लोग भी ना ये सारे वीडियोस में, ट्रस्ट में बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल है। रणबीर अलाहाबादिया मैं फॉलो करती हूँ, अंकुर वारिकू, उपेन वर्मा, इन लोगों को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑन रेगुलर बेसिस मिलते रहेंगे। आप रास्ते में हो, अपना पॉडकास्ट लगा लिया, सुन लिया, और आप कभी
इधर उधर की गॉसिप कर रहे हो, इससे बेटर है कि आप कुछ सीख लिए। एवरी मंथ कोई एक नया स्किल सीखने की कोशिश कीजिए, कोई भी एक नया स्किल, वो पब्लिक स्पीकिंग हो, वो कम्युनिकेशन हो, और फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, अच्छे कोर्सेज हर जगह अवेलेबल है। हाउ टू बी फोकस्ड ऑन समथिंग, बहुत सारे क्वेश्चन है, मीन्स हाउ टू स्टॉप कंपेयर विद अदर्स हु हैव बेटर लाइफ देन अस एंड फोकस ऑन आवर सेल्फ ग्रोथ। सी, कंपैरिजन विद अदर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अभी अगर मैं ये बोलूं कि एक मछली है, उसको जंप करना नहीं आता, और एक मंकी है, उसको स्विम करना नहीं आता, हाँ, और इसी बात पे कंपेयर करती रहूं कि मछली को जंप करना नहीं आता और मंकी को स्विम करना नहीं आता, या मैं अगर ये बोलूं कि सचिन तेंदुलकर को गाना गाना नहीं आता, लता मंगेशकर को छक्के मारने नहीं आते, क्या ये राइट है क्या? वैसे ही आपकी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग है, सबके स्ट्रेंथ्स अलग अलग है, सबके वीकनेसेस अलग अलग है, सबकी लाइफ के सिनेरियोज अलग अलग है। एक ही माँ के दो बच्चे अगर वो ट्विंस भी है ना, उन दोनों की लाइफ भी बहुत अलग अलग है, उनकी लाइफ भी कंपेयर नहीं की जा सकती है, यार तेरे को तो ज्यादा पैसे मिले, मेरे को तो कम पैसे मिले, सबकी लाइफ अलग अलग है। कंपैरिजन अगर किसी से करना है तो खुद से कंपेयर करो, मैं कल कैसी थी, मैं पिछले महीने कैसी थी, मैं पिछले साल कैसी थी, और आज कैसी हूँ। क्या मैं एक स्टेप आगे बढ़ पाई हूँ अपने लाइफ में कल से या नहीं? कल मैंने अगर 10 जन को पढ़ाया है, तो क्या मैं आज 11 जन को पढ़ा पाई हूँ? कल मैं 12 जन को पढ़ा पाऊंगी? ये कंपैरिजन सिर्फ यही होना चाहिए। कोई किसी और के साथ कंपेयर करके आप सीधा याद करना सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, आपको एग्जाम्पल लिख लो एक बार, चैट जीपीटी को बोल दो कि लता मंगेशकर का छक्का मारते हुए का फोटो और सचिन तेंदुलकर का गाना गाते हुए का फोटो एक तो बना करके दे दो और उसको सामने लगा दो, अपने आप कंपैरिजन बंद हो जाएगा आपका। रोहित, आई होप यू आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। कभी कभी सामने वाला जानकर हमें यह दर्शाता है कि हम कमजोर है या गलत है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार हो सकता है ना कि उसको लग रहा है या आपको लग रहा है कि वो जता रहे, जबकि वो जता ही नहीं रहे, उसके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके बारे में क्या, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, या वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, हम ऐसा सोच रहे कि वो ऐसा सोच रहे। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन ऑफ परसेप्शन। मेरे को ऐसा लग रहा है रूपा को वो सेशन नहीं पसंद आया, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसा, मेरे को उस बहुत अच्छा लग रहा है सेशन। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो हाँ, वैसे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेशन, ऐसा लग रहा है खत्म ही ना हो, चलता रहे। 10:28 हो गए हैं। हाँ, बट मैं इंटरव्यू में इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं, अकाउंट्स में भी, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपसे इंग्लिश में एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको इंग्लिश सीखनी होगी। जहां देखिए, जहां जरूरत है वहां जरूरत है, और जहां आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे, क्योंकि अकाउंट्स में इंग्लिश की एक्चुअली जरूरत वैसे होती है ना कि आपको नरेशन लिखना है, या आपको कोई बात कम्युनिकेट करनी है, या आपको वो ऑफशोर काम देगा कि नहीं देगा, अगर जहां जरूरत है वहां तो जरूरत होगी, तो वहां पे आपको आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है उसको डेवलप करनी पड़ेगी। और अभी नहीं तो अगर आपको लगता है कि मेरे जॉब ये छोड़ने से चलेगा, मैं वहीं काम करूंगा जहां मुझे इंग्लिश की जरूरत नहीं है, तो फिर वहां पे आप क्लियर हो जाओ कि मुझे तो भैया हिंदी बोलने वाली जगह चाहिए। ड्यूरिंग इंटरव्यू गेटिंग सम फेयर बिकॉज आई विल गेट सिलेक्टेड और नॉट। हाँ, क्या होता है, हमारे हमारा जो बॉडी है ना, या जो यूनिवर्स है, वो हमारी जो फीलिंग होती है ना उसके हिसाब से ही काम करता है। आप सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, हम जैसा सोचते हैं ना हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम ये सोच लेंगे कि मैं इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाऊंगा और मैं अपने सारे डाउट, अपने सारे फियर, अपने सारे डर को ड्रॉप कर दूं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स हमें वही देगा। और क्या होता है, हम प्रे करते हैं भगवान से, भगवान प्लीज मुझे सेलेक्ट करवा देना, भगवान प्लीज मेरा इंटरव्यू क्लियर करा देना। उसके बाद अरे मेरा होगा कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसको मैं दूं कि नहीं दूं, कि तो खुद ही डर रहा है, ये तो खुद ही ऐसा कर रहा है, इसको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वहां पे सरेंडर कर दो भगवान पे और डर को ड्रॉप कर दो पूरा का पूरा, मन में अपने आप को अफर्म करते रहो, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव बोलते रहोगे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको यूनिवर्स, आप लोगों ने वो सुना है विजन बोर्ड के बारे में? विजन बोर्ड में यही चीज सिखाया जाता है कि जो चीज चाहिए आपको सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। आई होप अखिलेश आंसर्ड। मैम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कोर्स होता है क्या? हाँ, होता है। वॉक द टॉक, प्लीज एक्सप्लेन मोर इन ब्रीफ विथ एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना सिगरेट वाला,
कि कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, या जैसे अभी मैं आपको ये सारी बातें बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस के लिए ये करो वो करो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं खुद ही डर डर के बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुनोगे भी क्या? हाँ। अगर कोई आदमी है जो है ना बोल रहा है कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन वो खुद ही एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, वो खुद ही पेपर के बिजनेस में वो खुद ही गलत काम कर रहा है, तो क्या आप उसकी बात सुनोगे क्या? तो वॉक द टॉक का ये मतलब हुआ कॉन्ग्रुएंट होना, जो आप बोल रहे हो आप उस चीज पे विश्वास कर रहे हो और वही आप प्रीच कर रहे हो। फेयर फ्रॉम इंग्लिश, देखिए फेयर फ्रॉम इंग्लिश ना बहुत ही इजी है, मतलब कुछ ऐसा बहुत टफ नहीं है। आपको दो चीज में से एक चीज चूज करना है, एक कि क्या मैं सामने वाले इंटरव्यूअर को ये बोल सकता हूँ क्योंकि आपका जॉब डिमांड कर रहा है क्या कि मुझे इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश आना जरूरी है तो आपको वो सीखना पड़ेगा, तब देर इज नो एस्केप। और अगर नहीं जरूरी है कि मेरा यहाँ काम बन जाएगा, देन यू कैन एस्केप इट, बोल दीजिए उनको। और सीखना इज वेरी इजी, अगेन 15 मिनट्स प्रैक्टिस, आप कोई भी किताबें उठाइए और अपने माइंड में बोलिए, आप इंग्लिश सीख जाओगे। इंग्लिश सीखना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैम लेटर T9 ड्रॉ करके बता दीजिए, मैं लास्ट में बताती हूँ। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बहुत सारे प्रोक्रेस्टिनेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो बेस्ट रहेगा आप हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बार बता दीजिए। सो प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन के भी ना रीजंस होते हैं कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। एक तो हमें लगता है कि ये काम जरूरी नहीं है, दूसरा हमें वो काम आता नहीं है, तीसरा हो सकता है कि हमारे पास इतना सारे काम होते हैं कि हम सबको छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट, नंबर वन रीजन। नंबर टू, हम इस केस में क्या कर सकते हैं ना, अपना दिन के शुरू में एक गोल आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं ये काम तो हर हालत में करके रहूंगा, आज जो हो जाए इसके पहले मैं सोने वाला नहीं। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, आई एडवाइस कि छोटा लीजिए शुरू शुरू के दिनों में। जब आप वो छोटा चीज कंप्लीट कर लोगे ना, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आना शुरू हो जाएगा। वो हमारे ब्रेन में ना एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होता है कि अरे मैंने कर लिया। फिर नेक्स्ट डे वापस आप एक नया गोल लीजिए कि आज मुझे ये करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं, 6 आर्टिकल अपने किसी मैगजीन के लिए, और मैं बहुत दिन से टाल रही हूँ, ठीक है, टाल रही हूँ। और मेरे ऐसे सिमिलरली ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे काम इररेलेवेंट है, लेकिन वैसे वो रेलिवेंट है, लेकिन वैसे इररेलेवेंट है। जब मैं एक एक करके खत्म करना शुरू कर दूंगी ना, छोटा 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 करके, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा। तो पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, फिर एक वन गोल वन डे, व्हाट डू आई वांट टू अचीव टुडे, हर दिन डायरी में लिखिए और उसको रात में टिक कीजिए कि हाँ मेरा ये काम हो गया। तो अब हम लोग लास्ट वाला जो आपका टी लेटर है रूपी जी, वो ले लेते हैं, बिकॉज काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन है, तो काफी लोग बहुत सारे चीजें जानना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग खाली टी सेशन जो है, टी वाला जो टॉपिक है वो ले लेते हैं। ये इस तरीके से नीचे जाके ये इस तरीके से हल्का सा अम्ब्रेला जैसा बनेगा, और ये बन के ये यहाँ पे इस तरीके से आपका क्रॉस बार आएगा, लेफ्ट से जाएगा, लेफ्ट से जा करके यहाँ आएगा। मैं कुछ कुछ बता देती हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ देते हैं, लोग यहाँ आधा देते हैं, लोग ऐसे नीचे कर देते हैं, लोग यहाँ देते हैं, फिर किसी का टच करके यहाँ से आता है। देर आर वेरियस टाइप जिससे टी लिखा जा सकता है, किसी का यहाँ आता है, ये बहुत तरीके से लिखा जाता है, बट दिस इज द परफेक्ट टी जो 9 में आता है। ओके, थैंक यू रूपी जी। थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज हैड एन इंसाइटफुल सेशन एंड अ गुड इवनिंग स्पेंट, 1 घंटे। काफी अच्छा सेशन था रूपी जी। रूपी जी, काफी अच्छा सेशन था, इतने सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे थे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं ले रहे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी और आपने इतने अच्छे से आंसर किया। और मैं तो चाह रही थी ये सेशन खत्म ही ना हो, क्योंकि इतना अच्छा सेशन लग रहा था और मैंने भी काफी कुछ सीखा आपसे। सच में मुझे पता चला काफी सारी चीजें। थैंक यू सो मच रूपी थैंक जी, यू, आप थैंक आए। और आप इंस्टाग्राम पे भी हो तो आप अपना लिंक जरूर शेयर करिएगा, और आप लोग इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप काफी कुछ सीख पाएंगे इनसे कि कैसे हम अपना हैंडराइटिंग इंप्रूव करके अपना पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट। होप ये सेशन अच्छा था, आप लोग जरूर ग्रुप में बताइएगा।
आप अपना इंस्टाग्राम वाला मुझे भी पर्सनली शेयर कर दो, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और प्लस आप इन केस आप अपना नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं कर देती हूँ। थैंक यू सो मच रूपी जी। तो थैंक यू सो मच रूपा फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। सो आई एम वेरी हैप्पी कि काफी कुछ मुझे भी सीखने मिला है आपसे। जल्दी और एक सेशन करते हैं हम लोग, जिसमें और डिटेल में हम लोग डिस्क्राइब कर पाएंगे इस बारे में। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, हैव अ हैप्पी संडे।